नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ समाचार में। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहाड़ के सियासी समाचार से। बड़ी खबर से, देहरादून से बड़ी खबर है। हरक सिंह रावत पर बड़ी कार्रवाई हुई है। हरक सिंह 6 साल के लिए बीजेपी से बर्खास्त किए गए। धामी मंत्रिमंडल से भी हरक सिंह की छुट्टी हो गई है। कांग्रेस नेताओं से मिलने की वजह से यह कार्रवाई हुई है और बहू के लिए टिकट की मांग पर अड़े थे हरक सिंह रावत। बीजेपी ने बहू को टिकट देने से इनकार कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है, आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं हरक सिंह रावत। और सीएम धामी भी देर रात दिल्ली पहुंचे हुए हैं। चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी की बड़ी कार्रवाई। हरक सिंह रावत को किया पार्टी से आउट। अब कांग्रेस में जाएंगे हरक सिंह रावत। रविवार को उत्तराखंड की सियासत से सबसे बड़ी खबर सामने आई, जब बीजेपी ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पहले तो मंत्रिमंडल से हटाया और फिर उन्हें 6 साल के लिए बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया। बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले तो हरक सिंह रावत को मना लिया गया था। तो बताया जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे, अपनी सीट बदलने का दबाव बना रहे थे, अपनी बहू के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। और अब धामी सरकार ने एक लेटर जारी कर कह दिया है कि जो मंत्री पद हरक सिंह रावत देख रहे थे वो अब मुख्यमंत्री देखेंगे। फिलहाल जब हरक सिंह रावत को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है, तो हरक सिंह रावत के पास कांग्रेस में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में हरक सिंह रावत इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और खबर है कि उनके साथ बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद हैं। हरक सिंह रावत और उमेश शर्मा काऊ आज कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी पर चमोली की पोखरी से बीजेपी विधायक महेंद्र भट्ट ने ट्वीट कर लिखा है कि देर से ही सही पर अच्छा निर्णय है। फिलहाल अब देखना होगा कि हरक सिंह रावत का अगला कदम क्या होगा और क्या कांग्रेस उनकी मन मुताबिक मांगों को पूरा करेगी। देहरादून से सुरेंद्र दसीला, टीम न्यूज़ स्टेट। और उत्तराखंड बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। देर रात दिल्ली पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। एयरपोर्ट से उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं सीएम धामी। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। कल मंत्री हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी को लेकर सीएम धामी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से सिफारिश की थी। तरफ सियासी हलचल तेज है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। उत्तराखंड से बीजेपी में सियासी हलचल तेज है। देर रात सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे और आज बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। राज्य के राजनीतिक हालातों की जानकारी देंगे, साथ ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बात करेंगे। और बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट से सीधे उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है, साथ ही साथ कैबिनेट से भी बर्खास्त किया गया है। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि हरक सिंह रावत की कल न्यूज़ स्टेट लगातार बता रहा था कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, बड़ी संकेत मिल रहे हैं। और जब बीजेपी को ये बात पुष्टि हो गई कि हरक सिंह रावत नहीं मानने वाले हैं और हरक सिंह रावत पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उसके पहले ही, उनके पार्टी छोड़ने से पहले बीजेपी ने बड़ा स्टेप उठाया। बीजेपी ने उनको पार्टी की सदस्यता से भी बर्खास्त किया और इसके निष्कासित किया 6 साल के लिए, और इसके साथ ही कैबिनेट से भी उनको बर्खास्त कर दिया। क्योंकि हरक सिंह रावत 2 टिकट मांग रहे थे। एक वो अपनी बहू के लिए लैंसडाउन से टिकट मांग रहे थे, पौड़ी की लैंसडाउन सीट से, जिस सीट से भाजपा के सिटिंग विधायक दिलीप सिंह रावत है, उस सीट से वो टिकट मांग रहे थे। लेकिन पार्टी ने उनसे कहा था कि एक व्यक्ति, एक परिवार पर एक ही टिकट दिया जाएगा। दूसरा, वो चाहते थे कि वो कोटद्वार से चुनाव न लड़े, अपनी सीट बदले। ये तमाम चीजें जब उनकी नहीं मानी गई, तो उन्होंने ये स्टेप आगे उठाने की ओर कदम रखा और दिल्ली वो रवाना हो गए थे दोपहर में ही। उसके बाद बीजेपी की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं और ये भी नहीं कहा है कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि उनके कांग्रेस में आला नेताओं से मुलाकात हो चुकी है। संभव तो आज सुबह 11 बजे या फिर दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा कि
किस वक्त हरक सिंह रावत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सुरेंद्र, इससे पहले भी जब कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज की बनाने को मांग की थी हरक सिंह रावत ने, तब भी उनका विरोध पार्टी को देखना पड़ा था। इस बार पार्टी की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस की भी यही नीति है कि एक परिवार में सिर्फ एक टिकट दिया जाएगा। तो जिस मांग को लेकर, जिस मांग से नाराज होकर वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से उनकी ये मांग मानी जाएगी, उनकी बहू को टिकट दिया जाएगा? देखिए, कांग्रेस की ओर से टिकट ये बात मानी जाएगी ऐसा लगता नहीं है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि अब हरक सिंह के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बीजेपी से बर्खास्त हो चुके हैं, कैबिनेट से बर्खास्त हो चुके हैं, और दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस में पहुंचकर वो अपने टिकट को कंफर्म कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये कांग्रेस में तय जरूर हो सकता है। कांग्रेस उनको डोईवाला का ऑफर दे सकती है, कांग्रेस उनको सहसपुर में चुनाव लड़ा सकती है। दोनों जगह हरक सिंह रावत कंफर्ट जोन में है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस उनकी बहू को टिकट देगी ये कहना मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस के जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने ये कहा है कि हरक सिंह रावत की बहू को लेकर कांग्रेस के पास जो सर्वे है उसमें ये साफ है कि अगर उनकी बहू को वहां उम्मीदवार बनाया जाता है तो वो चुनाव जीत सकती है। लेकिन क्या इनको टिकट दिया जाएगा, क्योंकि ये तो साफ है कि यशपाल आर्य और उनके बेटे दोनों को टिकट दिया जा रहा है और कांग्रेस इसे अपवाद मान के चल रही है कि अन्य नेताओं के लिए नहीं होगा। लेकिन हरक सिंह के मामले को कांग्रेस अपवाद मानेगी ये कहना जल्दबाजी होगी, और फिलहाल ये कंफर्म है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। सुरेंद्र, मुख्यमंत्री भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं, वरिष्ठ नेताओं के साथ में उनकी मुलाकात आज होनी हुई है। तो जिस कोटद्वार सीट से अभी तक हरक सिंह रावत चुनाव लड़ते आए हैं, वहां पर कौन वो मजबूत दावेदार उम्मीदवार हो सकता है जिसे मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा जा सकता है? देखिए, पूरे सियासी समीकरण बदल जाते हैं एक सीट को बदलने से। हरक सिंह रावत कोटद्वार चुनाव हार रहे थे, इसलिए वो कोटद्वार से लड़ना नहीं चाहते थे। कोटद्वार में बीजेपी के पास अन्य विकल्प भी है। हालांकि कोटद्वार में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा पिछले चुनाव में कांग्रेस में शामिल हुआ था, शैलेंद्र रावत का। शैलेंद्र रावत अब यमकेश्वर से चुनाव लड़ते हैं कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि शैलेंद्र रावत को वापस कोटद्वार लाने की प्लानिंग बीजेपी के द्वारा की जाए। और अगर शैलेंद्र रावत को यमकेश्वर सीट पे किसी तरह का डाउट होगा तो हो सकता है वो हमको कोटद्वार से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। जहां तक आपने मुख्यमंत्री की बात की है, देखिए मुख्यमंत्री कल दिल्ली में थे। कल उन्होंने प्रहलाद जोशी से के घर पे उन्होंने बैठक की थी पहले, और इस बैठक के बाद कोर ग्रुप की बैठक में वो शामिल हुए थे। आज मुख्यमंत्री को वापस लौटना है क्योंकि अब जो पूरा समीकरण है वो बदल चुका है। पहले आप हरक सिंह के साथ चुनाव में जा रहे थे, अब आपको हरक सिंह का विकल्प ढूंढना होगा, और अब आपको ये भी देखना होगा कि इस तरह की गतिविधियां और ना हो जाए। ऐसा ना हो कि हरक सिंह के साथ 2 या 3 विधायक भी चले जाएं। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बीजेपी में चिंता भी ज्यादा है। सुरेंद्र, एक सवाल और है, जब 2016 में कांग्रेस ने हरक सिंह रावत को बर्खास्त किया था तब इनके साथ में कुछ विधायक भी बीजेपी में शामिल हुए थे। तो हरक सिंह रावत अब फिर से कांग्रेस में जा रहे हैं, तो उन विधायकों को लेकर उन विधायकों की अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, 9 लोगों ने 2016 में पार्टी छोड़ दी थी, और उन 9 लोगों में कई ऐसे लोग थे जो सिर्फ हरक सिंह के साथ गए थे। लेकिन अब परिस्थितियां भी बदली हुई है। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने बीजेपी में अपना कंफर्ट जोन बना लिया है, चाहे सुबोध उनियाल हो, चाहे रेखा आर्य हो, चाहे उमेश शर्मा काऊ हो। इन तमाम लोगों की बातें ये निकल के आ रही है कि ये बीजेपी में खुद कंफर्ट फील कर रहे हैं और इनको अपनी सिचुएशन वहां ज्यादा बेहतर लगती है। अगर ऐसी स्थिति है तो फिर ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि हरक सिंह के साथ कितने लोग आएंगे। लेकिन हरक सिंह कल ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ कोई नहीं आ रहा है, उनके संपर्क में कोई नहीं है। लेकिन ये बातें तमाम कल की है। आज उनके साथ कौन कौन हो सकते हैं देखना होगा। सूत्र ये बता रहे हैं कि 1 से 2 विधायक उनके साथ हो सकते हैं और उनके साथ ही कांग्रेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में उनकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। पार्टी उन्हें टिकट भले ही दे देगी, लेकिन वो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हरक सिंह रावत कांग्रेस से संपर्क साध रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की ने भी टिकट बंटवारे को लेकर फैसला किया है। वो इस बार एक टिकट एक परिवार को फॉलो करेगी, क्योंकि खबर है कि कांग्रेस में भी ऐसे लोगों की बहुत लंबी लिस्ट है जो अपने परिवार के लिए भी टिकट मांग रहे हैं, जिसमें प्रीतम सिंह, हरीश रावत, रंजीत रावत समेत कई नेता ऐसे हैं जो अपने बेटों के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हरक सिंह रावत को टिकट मिलेगा या फिर नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर हरक सिंह की बहू को टिकट देने की बात बनी तो हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवारों के चयन को लेकर लगातार मंथन कर रही हैं। कांग्रेस भी अपने उम्मीदवारों का ऐलान जल्द ही करने वाली है, और ऐसे में हरक सिंह रावत अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो वो कौन सी सीट होगी जहां से हरक सिंह रावत को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। साथ ही साथ उनकी जो शर्त है, उनकी जो मांग है कि उनकी बहू को भी टिकट दिया जाए, और इसी मांग के चलते वो बीजेपी से कांग्रेस में आ रहे हैं। अगर कांग्रेस की तरफ से ये मांग मान ली जाती है तो माना जा रहा है कि हरक सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो साथ ही साथ एक सवाल यह भी यहां पर उठेगा कि कांग्रेस की जो चुनाव में नीति है कि एक परिवार को सिर्फ एक टिकट, तो प्रीतम सिंह अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं और उनकी बहू को भी टिकट दिया जाता है तो कई कांग्रेस के नेता इस पर सवाल भी उठा सकते हैं। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस जारी कर सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक में लगी फाइनल मुहर। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक, हरीश रावत सहित दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है। अंतिम मुहर कल दिल्ली में बैठक में लग चुकी है। जल्द ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा। तो कल दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत, सोनिया गांधी के अलावा तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, और उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लग चुकी है। जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है, लिस्ट जारी कर सकती है। और उत्तराखंड बीजेपी जल्द अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है, जिसको लेकर रविवार को दिल्ली में सीईसी की बैठक हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है, जिसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है। और बता दें कि अभी तक कांग्रेस ने भी अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बीते दिनों कहा था कि 50 से ज्यादा प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग चुकी है। और उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री के दौरे पर रहे। रविवार को अपने दौरे के 5वें दिन कोठियाल ने वादा किया कि अगर सूबे में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो युवाओं को नौकरी दी जाएगी, अस्पताल और स्कूलों की हालत सुधारी जाएगी। इस मौके पर कर्नल कोठियाल ने बताया कि सरकार में ना रहते हुए भी उन्होंने 12,000 से ज्यादा युवाओं को यूथ फाउंडेशन के जरिए नौकरी दिलवाई है। उन्होंने गंगोत्री के लिए जनता को आम आदमी पार्टी का विजन भी बताया। बता दें कि कोठियाल को गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनावी रण में उतारा गया है। बाहर जा रहे हैं नौकरी मांगने के लड़कों की तैयारियां कराएंगे हम, क्योंकि सरकार के पास तो सारे साधन हैं। जब वो साधन हमारे हाथ में होंगे तो हम तो देखना इनको ऐसा तरीका बना देंगे, उत्तराखंड में लोग नौकरी मांगने आएंगे। आज हम बाहर जा रहे हैं नौकरी मांगने के लिए, लोग उत्तराखंड में आएंगे। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी अपने प्रचार में जुटी हुई है। इसी के तहत रविवार को गोपाल राय ने उत्तराखंड की जनता से नव परिवर्तन संवाद किया। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर हमला बोला। बार बार बंटवारा कैसे होगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, अभी तो कांग्रेस इसी में उलझी हुई है। लेकिन अगर उससे फुर्सत मिल जाए और आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो उनसे पूछना कि कांग्रेस को भी तो मौका दिया था उत्तराखंड के लोगों ने। कांग्रेस ने क्या किया उत्तराखंड के लोगों के लिए? उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी ने रविवार को अपनी सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने इस सूची में 30 उम्मीदवारों की घोषणा की, और इस लिस्ट में सपा ने उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत,
नैनीताल के साथ साथ उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून जिलों की सीटों पर घोषणा की और इसी के साथ सपा ने 70 विधानसभा सीटों में से 30 पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने उत्तरकाशी जिले की पुरेला सीट से चयन सिंह, गंगोत्री से पंडित विजय बहुगुणा को टिकट दिया है। चमोली जिले के बद्रीनाथ से वीरेंद्र कैरूनी, थराली से किशोर कुमार, कर्णप्रयाग से गजेंद्र सिंह को टिकट दिया है। पौड़ी गढ़वाल जिले की यमकेश्वर से विपिन बडोनी, पौड़ी से राजेंद्र प्रसाद, श्रीनगर से सुभाष नेगी, चौबट्टा खाल से जयप्रकाश टमटा और लैंसडाउन से संदीप रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से मनोज प्रसाद, डीडी हाट से सुरेंद्र सिंह गुरंग और पिथौरागढ़ से रमेश सिंह बिष्ट, गंगोली हाट से गोपाल दास को टिकट दिया गया है। वहीं बागेश्वर जिले के कपकोट सीट से हरिराम शास्त्री, बागेश्वर से लक्ष्मी देवी को उम्मीदवार बनाया गया है। अल्मोड़ा जिले के द्वारहाट विधानसभा सीट से गणेश गंडपाल, सल्ट से मुकेंद्र बंगारी और रानीखेत से सुनीता रिखाड़ी, सोमेश्वर से बलवंत आर्य और अल्मोड़ा से अर्जुन सिंह भाकुनी को टिकट दिया गया है। वहीं जागेश्वर रमेश सुनवाल को भी टिकट दिया गया है। वहीं चंपावत जिले के लोहाहाट से मोहम्मद हारून को उम्मीदवार बनाया गया है। नैनीताल जिले के हल्द्वानी सीट से सुएब अहमद, काला डूंगी से राजेंद्र कुमार को टिकट दिया गया है। नैनीताल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायक संजीव आर्या ने मल्लीताल बाजार में जनता के साथ में मेलजोल शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि हाईकमान के फैसले के बाद वो राज्य के साथ विकास की राह चलेंगे। नैनीताल के विधायक संजीव आर्या ने मल्लीताल बाजार में जनता से मुलाकात की। आर्या ने कहा कि जनता ने प्रदेश में सरकार बदलने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार जन समर्थन मिल रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनकी पार्टी सरकार बनाएगी। और उत्तराखंड में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। उधम सिंह नगर के एसएसपी दलीप सिंह कंवर का चुनाव आयोग ने तबादला कर दिया है। उनकी जगह डीआईजी बरिंदर जीत को उधम सिंह नगर जिले की कमान सौंपी गई है। बरिंदर जीत सिंह पहले भी उधम सिंह नगर के एसएसपी रह चुके हैं। पौड़ी में चुनाव प्रशिक्षण से गायब चल रहे कई पीठासीन अधिकारियों पर केस दर्ज हो सकता है। निर्वाचन विभाग नदारद चल रहे पीठासीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुकी है। विभाग ने 17 जनवरी तक प्रशिक्षण में शामिल होने की अंतिम चेतावनी जारी कर रखी है। सहायक नोडल अधिकारी कार्मिक का कहना है कि 17 जनवरी तक अगर पीठासीन अधिकारियों ने ईवीएम और चुनाव प्रशिक्षण में हिस्सा नहीं लिया तो केस दर्ज कराया जाएगा। हमने 14, 15, 16, 17 में ट्रेनिंग है, उनको शोकॉज नोटिस दिया है और ये परमिट किया है कि अगर 17 तक की भी ट्रेनिंग में वो भाग ले लेते हैं तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। अदरवाइज 17 की शाम को जितने भर एब्सेंट होंगे हम सबके खिलाफ एफआईआर करा देंगे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हो जाएगी और कार्रवाई कर दी जाएगी। और बागेश्वर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कलेक्ट्रेट से दिव्यांग जागरूकता रथ को रवाना किया है। जिला अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रश्न विथ डिसेबिलिटी ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य दिव्यांगों की मतदान में भागीदारी बढ़ाना है और दिव्यांगजनों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। जिलाधिकारी ने अपील की है कि वो 100% अपने मतदान का प्रयोग करें। और बीते दिनों आयोजित हुई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में पुलिस कार्रवाई के विरोध में हरिद्वार में संतों ने रविवार को प्रतिकार सभा का आयोजन किया। सर्वानंद घाट पर जुटे संतों ने अपने खिलाफ मुकदमों की वापसी और हेट स्पीच के मामले में एसआईटी को रद्द करने की मांग की। धर्म संसद के संयोजक रहे स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा है कि आगे की रणनीति को लेकर कोर कमेटी की बैठक रखी गई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी और संत स्वामी यति नरसिंहानंद गिरी व जितेंद्र नारायण त्यागी की रिहाई की मांग को लेकर सत्याग्रह लगातार जारी रहेगा। हरिद्वार संतों की नगरी है, धर्म की नगरी है और एक संत को रौंदते हुए पुलिस उठा ले जाती है। हम प्रतिकार भी नहीं कर पाते हैं, तो फिर भी आज जो सैकड़ों संख्या में लोग आए, यदि संविधान के द्वारा ही संरक्षित जो जिहादी है
अगर वो इस तरह से हमको रौंदता रहेगा तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। और खबर चमोली से है, जहां पर प्राणमती गांव में सड़क नहीं होने से लोगों को हर रोज परेशानी का सामना करना पड़ता है। रविवार को गर्भवती महिला को कंधों पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां महिला ने बेटी को जन्म दिया है। और इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण ने बताया कि सुबह महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हुई थी। गांव में स्वास्थ्य सुविधा न होने के चलते ग्रामीणों ने कुर्सी के सहारे डोली तैयार कर महिला को सितेल सड़क मार्ग पहुंचाया, जहां वाहन से उसे पीएससी घाट ले जाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि साल 2018 में मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी सड़क निर्माण नहीं हो पाया, जिसकी काफी लंबे वक्त से मांग की जा रही है। सड़क नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2018 की मुख्यमंत्री की घोषणा थी ये, उसके संबंध में जो ये फॉरेस्ट का क्लैरिफिकेशन है ये नहीं मिल पा रहा है हमें। तो क्या कारण है, हम ये सोचते हैं कि ना तो फॉरेस्ट का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे देखने के लिए आया है और ना तो अभी तक उनने डिक्लेरिफिकेशन नहीं दिया है। जब भी दे रहे हैं वो आपत्ति में आपत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम ये चाहते हैं कि सोशल मीडिया और फेसबुक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से ये वीडियो फैलाई जाए और इसमें जितने भी लोग अगर इसे देखें तो क्या सिचुएशन क्या सही लग रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार में धारा 144 लागू कर दी गई है। रविवार को डीएम ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। इस दौरान राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जिलाधिकारी की ओर से जारी आदेश में जिले में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे ज्यादा व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे और ये प्रतिबंध विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन, सरकारी अर्ध सरकारी ऑफिसों पर लागू नहीं होगा। प्रत्याशियों के घर घर भ्रमण पर भी यह आदेश लागू नहीं होगा। उप जिलाधिकारी और प्रशासनिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की कोई बैठक करने और जुलूस निकालने पर रोक रहेगी। और चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, बागेश्वर से बड़ी खबर है। युवक की हत्या से सनसनी, कमरे के अंदर मिला युवक का शव। नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है मृतक युवक। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक युवक को हिरासत में भी लिया है। कपकोट तहसील के मुनार गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। और फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।